नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूँ लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को किसी किस्म की अगर एडवाइस चाहिए तो आप कॉल करके मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल या डिटेल्स एडवाइस चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द रिप्लाई कर सकूँ। प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए तमाम व्यूअर से हमारी या कॉलर से रिक्वेस्ट होती है कि जब कॉल करें शॉर्ट और सिर्फ सवाल पूछें और उसके बाद अपना जो है वो सिर्फ TV1 का वॉल्यूम कम कर लिया करें, ताकि मेरे और आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम आपकी आवाज़ को सुन के आपको एडवाइस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। तो नाज़रीन, अगेन ये एक डिस्क्लेमर के तौर पे जो ये प्रोग्राम है इसका मकसद सिर्फ आपको एडवाइस करना या जो कानून हैं उसके बारे में आगाही देना होता है। लेकिन ये मेक श्योर किया करें कि अगर आपने जब कोई ऐसा केस हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो या कोई फॉर्म या फीस, ये क्योंकि डे बाई डे चेंज होती रहती हैं। लेट्स से अगर आज 26 फरवरी है, अगर मैं कोई और एडवाइस करता हूँ और आप एप्लीकेशन 2 माह के बाद डालते हो तो उस वक्त तक फॉर्म और फीस चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन करें उस वक्त के लेटेस्ट फॉर्म, फीस, रूल्स को पढ़ लें किसी सोल्यूशन के पास जाके बाय पर्सनली, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद एडवाइस करना कितन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। प्रॉपर एडवाइस के लिए आपको हमेशा चाहिए कि एप्लीकेशन से पहले किसी सोलिसिटर मिले ताकि आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि असालम किया था हमने ठीक। और उसके बाद असालम रिफ्यूज हुआ और फ्रेश सबमिशन में जब हम गए तो फ्रेश सबमिशन को ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए थे, कोई उन्होंने सवाल जवाब नहीं दिया। फिर मेरे सोलिसिटर ने 2 लेटर लिखा, नहीं जवाब दिया। फिर एमपीए को बोला, फिर एमपीए को उन्होंने लिखा कि 6 महीने में जवाब देंगे। 6 महीने गुजर गए, फिर जवाब नहीं दिया। फिर एमपी ने दोबारा लेटर लिखा, फिर उन्होंने 2 महीने मांगे। फिर 3 महीने गुजर अब गए, हुआ फिर क्या? जवाब नहीं अब दिया। आखिरी सवाल क्या अभी आपका? तीसरी दफा फिर एमपीए ने लेटर लिखा है। तो समझ नहीं आ रही कि क्यों ये मतलब इस तरह क्या कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगेन वही सवाल कि आप अगेन वो लेटर लिख रहे हैं, वो टाइम मांग रहे हैं, टाइम लेटर लिख रहे हैं, वो टाइम मांग रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ आपके लिए मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर आपका असाइलम का केस 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग हो होम ऑफिस में या उसका वो डिसीजन ना दें, तो आपके पास राइट है कि आप अपने काम करने की परमिशन मांग सकते हैं। आप उसको वो कैसे कंसिडर करते हैं, ये पास आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपने केस किया, पेंडिंग है, आपकी कम्युनिकेशंस, आपके सोलिसिटर की तमाम करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन, ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपका एमपी है वो जितने लेटर लिख रहा है उसको जो करस्पॉन्डेंस आ रही है, ऑन द बेस ऑफ दिस ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप हम उसको कह सकते हो कि अगर आपने कम से कम हमें इमीडिएटली इस केस को डिसाइड करें, नहीं करते तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जब तक द केस इज़ पेंडिंग इनको हमारे क्लाइंट को काम करने की परमिशन दी जाए ताकि ये अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो बिल्कुल आपको एक ये स्टेप लेना चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या करना चाहिए, वो अगेन यही होता है कि अगर आपको आपके सोलिसिटर को या फिर आपने एमपी को इन्वॉल्व किया तब भी रिप्लाई नहीं करते तो येस ऑफ कोर्स आप उसको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं कि आपने केस डाला था नहीं कंसिडर हो रहा। लेकिन मैं शायद ये एडवाइस नहीं करता आपको, वेट करें या अपने सोलिसिटर से डिस्कस कर लें, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को या आपके तमाम जो एविडेंस है उसको बेहतर जानता है, वो आपको बेस्ट एडवाइस देगा। लेकिन ऑप्शंस होती है, अगर किसी जगह पे आपकी सुनवाई ना हो तो फिर जो कि जुडिशरी का जो ऑप्शन है वो हमेशा ओपन होता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये फैमिली मेंबर था, ठीक। तो 2009 में मुझे 5 साल का वीजा मिला ठीक। और 2011 में डिवोर्स हो गई। तो लेकिन 3 साल 4 महीने के बाद डिवोर्स हुई, तो मैंने खुद ही अप्लाई करके ना सोलिसिटर के थ्रू बाय द वे तो हाँ जी। परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई की, रिफ्यूज की, फिर अपील में जाके तो विन करके तो उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस दे दिया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, 5 तो साल का मिला हाँ है। जी,
नहीं, वो परमानेंट रेजिडेंस है, वो 10 साल, वो रीन्यू डेट, एक्सपायरी डेट उसके ऊपर नहीं लिखी हुई। ठीक ठीक ठीक। वो ILR नहीं, लेकिन ये है कि सोलिसिटर मेरा कहता है ये इंडेफिनेट जी, है, ये सेटलमेंट टेंशन होता ना है लियो। जी, ये सेटलमेंट होता है जी। हाँ, तो मसला मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अगर सिटीजन मैंने अप्लाई करनी है, ठीक है, तो वो एक फॉर्म में पढ़ा था M1 पे कि अगर आप सवाल क्या आपका? मेंबर, जी सवाल यही है कि मैं अभी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 5 साल का जो एक्सपायर तो लास्ट ईयर हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मुझे परमानेंट मिल गई है रेजिडेंट। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ सिटीजन? आपको 2009 में वीजा मिला था ना जो आप इंडिपेंडेंट का? हाँ जी, लेकिन वो तो इनवैलिड हो गया ना डिवोर्स के बाद। ठीक, रिगार्डलेस अगर आपने यहाँ पे 5 साल गुजार लिए हों तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया था, उसके बाद फिर आपका अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो गई, दूसरे सेटलमेंट पे आ गए। अब आपको इंडेफिनेट जो सेटलमेंट होता है उसको वो इक्विवेलेंट टू द इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नेशनलिटी की ये है कि कोई भी लोग जो यहाँ पे लीगली अगर 5 साल अपने पूरे कर लें और उसके बाद वो क्वालिफाइड करते हैं कि इंडेफिनेट मिलने के 1 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। अब आपने 5 साल भी पूरे हो गए हैं और आपके सेटलमेंट को 1 साल भी हो गया है, तो दोनों सूरतों में आपके 5 साल पूरे करते हुए आप यहाँ पे अपना लाइफ इन एजुके टेस्ट पास करें, B1 पास करें और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं लगाते हुए आप अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी ये फैमिली मेंबर हूँ जो ना, ठीक। तो हम मुझे मेरी शादी हुई थी 2010 में अक्टूबर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन मुझे जो फिर मैंने उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेकर होम ऑफिस भेजे तो मुझे इशू हुआ था EEA-2 दिसंबर 2010 में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे 5 साल तो शादी को हो जाएंगे अक्टूबर में ना अभी, तो क्या मैं 5 साल शादी के डेट से शुरू होंगे या वीजा पे मुझे होम ऑफिस ने इशू किया था EE-2 उस डेट से शुरू होंगे प्लीज? ओके, जब आपने वीजा अप्लाई किया था, जब वीजा आपकी अप्लाई किया था तो आपको 5 साल का वीजा मिला था और दिसंबर से लेके आपके 5 साल लिखा हुआ था कि आपका जो एक्सपायर होगा या आपका मेच्योरिटी है वो 5 ईयर्स टाइम है। तो अब आपने जो सेटलमेंट अप्लाई करना है वो जब वीज़ा आपको मिला था उस वक्त से काउंट होना है, वो आपकी शादी से काउंट नहीं होता। तो इसलिए आपके वीज़े पे भी ऊपर उसकी जो टाइमिंग है वो 5 साल की है और उसका मतलब ये बनता है कि 5 साल पूरे करते हुए आप अपने बाकी तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगा के आप अपनी सेटलमेंट अप्लाई करोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन है, मैं इस कंट्री में आया था 2009 में एज अ Tier 1 और मेरी वाइफ इस कंट्री में आई थी 2006 में एज अ विजिटर और ओवरस्टेयर हो गई थी। हमारी शादी हुई थी 2011 में और हमारे 2 बच्चे भी हैं और 2013 में मुझे इंडेफिनेट मिल गई थी और मैंने अपने इंडेफिनेट की बेस पे अपने बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई किया था, जो कि एक बेटी को मिल गया है और बेटे का हम अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। ठीक। और मैंने अपनी बीवी का केस अप्लाई किया था 2012 जुलाई से पहले ह्यूमन राइट्स में। हाँ जी ठीक। क्योंकि उस वक्त मेरे पास Tier 1 था ओनली, इसलिए हम उसे एज ए डिपेंडेंट में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल थी यहाँ पे। तो उसके बाद उसको रिफ्यूज कर दिया था होम ऑफिस ने, तो हमने अपील का राइट मिल गया था हमें। हमने अपील की तो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने हमें अपील अलाउ कर दी और उसके बाद होम ऑफिस वालों ने दोबारा उसको चैलेंज कर दिया अपर टीयर ट्रिब्यूनल में। तो अब हमारी हियरिंग है नेक्स्ट वीक में, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या चांसेस क्या होते हैं, क्योंकि अब मेरी एक बच्ची भी ब्रिटिश है, मैं भी यहाँ पे सेटल्ड हूँ, तो इसके क्या चांसेस? पर आपको तो जो इंडेफिनेट मिला था वो 10 साल की बेस पे मिला था? नहीं, मैं Tier 1 पे था तो 5 साल बाद मिल गया था ना मुझे। तो वाइफ को क्यों नहीं मिला था वीजा फिर? वाइफ मेरी 2005 में आई थी, वो ओवरस्टेयर हो गई थी, जब हमारी शादी हुई थी वो इलीगल थी यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है। मैं ख्याल आते हैं कि आप बेहतर जानते हैं। अगेन वही बेस्ट तो वो ये है कि जो आपके सोलिसिटर हैं, क्योंकि उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, एविडेंस साथ लगा हुआ है, उसको समझ आ रही है होम ऑफिस क्या कर रहा है, आपके एविडेंस क्या है, होम ऑफिस का क्या ऑब्जेक्शन है और आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। ये तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो तो आपके सोलिसिटर के पास हैं, लेकिन सतही तौर पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि क्योंकि आप यहाँ सेटल हो गए हैं, बच्चे अब हो गए हैं,
तो ऑन द बेस ऑफ बच्चे, क्योंकि बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करते हैं, तो ये आपकी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप और आपके बच्चे यहाँ से रहना चाहते हैं, वापस नहीं जा सकते, और आपकी वाइफ यहाँ पर नहीं रह सकती। तो ये थोड़ा सा हम उसको उनको यहाँ से रिमूव करना या उनके लिए कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं होंगी। यस, अब आपको केस लाना चाहिए, हियरिंग पे जाएं, जाके वो जो तमाम चीज़ें थी वो एक्सप्लेन करें। लेकिन इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट या फैक्चुअल चीज़ होती है वो यही होती है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाला था, या जैसे आपकी वाइफ है, उसको कौन सी रीजंस थी कि वो वापस जाके इंटीग्रेंस नहीं ले सकती। दिस इज़ सबसे मोर एंड कोर जो रिक्वायरमेंट्स है, इसको आप मोर कह लें, कोर कह लें या फंडामेंटल कह लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको अगर आपने इसको एड्रेस कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, तो डेफिनेटली जज आपको यहाँ से आपकी जो अपील आपकी फेवर में ग्रांट करेगा। लेकिन आपके केस में इसको एस्टेब्लिश करना को मुश्किल नज़र नहीं आ रहा जो आपके फैक्ट्स हैं, क्योंकि अदरवाइज लॉ ये कहता है कि जो लोग यहाँ पे लीगल नहीं हैं वो ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट विद इन कंट्री अप्लाई नहीं कर सकते, दे हैव टू लीव द कंट्री एंड गेट द एंटी क्लियरेंस। वो हम आपको ये बाय लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तमाम जो मजबूरियाँ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो रीजंस हैं, वो दे रहे हैं कि ए बी सी अगर वापस जाती है तो हमारे बच्चों के मसला बनता है, मुझे मसला बनता है, हमारी फैमिली जो टाइज हैं वो इश्यूज आते हैं। दो द लॉ सेट के ही हैव टू शी गेट द एंटी क्लियरेंस, लेकिन हमारे हालात में इस रूल्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉपरली वहाँ पे अपनी एविडेंस को वहाँ डेमोस्ट्रेट करते हैं तो यहाँ पे अपील आपकी फेवर में अलाउ हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अपने बारे में पूछना था, मेरा कॉलेज क्लोज हो गया था, तो मैंने उसके बाद मुझे उन्होंने 60 डेज का टाइम दे दिया उन्होंने मुझे। उसमें मैंने एप्लीकेशन डाली, ई नेशनल पार्टनर के रिलेशन के तौर पर मैंने डाली। तो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था, बिकॉज 60 डेज उन्होंने मुझे दे दिए थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने उनको शादी के लिए टाइम मांगा तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज करके सेंड कर दिया और अपील दे दी मुझे उन्होंने। तो इसी दौरान फिर मैंने अपील के मैंने सबमिट करवा दी, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, लेकिन उसको मैंने मैरिज की, मैरिज सर्टिफिकेट मैंने सारा प्रोसेस किया दोबारा से, सारा मैंने फ्रेश एप्लीकेशन डाली विड्रॉ करा के, ठीक, ये नेशनल पार्टनर के तौर पर। सर मैंने एप्लीकेशन डाली, लेकिन सर मुझे 7.5 मंथ हो गए हैं, उन्होंने कोई आंसर नहीं किया सर अभी तक। मैंने लेटर सेंड किया उनको 1 महीना पहले, सही, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनको कॉल भी की तो कोई आंसर नहीं सर। तो अब आपका सवाल क्या है? मुझे सर ये सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे थोड़ा बताएंगे। आपने यूरोपी के साथ शादी करके वीजा अप्लाई कर दिया, 7 माह हो गया वेट करें, राइट? जी सर, और मैंने विड्रॉ की थी, मैंने अपील विड्रॉ पहले की खैर कोई बात नहीं। अब आपको काम की परमिशन है या नहीं है? सर काम की परमिशन तो है, दी उन्होंने मुझे। और ये कब एक्सपायर हो रहा है वो 6 माह? सॉरी सर, अब वो जो 6 माह का टाइम है वो कब एक्सपायर हो रहा है परमिशन वाला? सर 6 माह मुझे गुजर गए, एप्लीकेशन डाले हुए मुझे 7.5 मंथ हो गए हैं। ठीक, कभी भी आप उसको मैं ख्याल भी किसी वक्त भी आपको डिसीजन आ जाएगा। नॉर्मली जो जब 6 माह का वो लेटर निकालते हैं कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली, हमारा केस को इसको पास ऑन कर दिया, अब आपके पास ये टाइम है कि आप एज ए डिपेंडेंट हैं, आपको काम करने की परमिशन है, जॉब कर सकते हैं, ये एक एनवायरनमेंट सर्विस होता है, वो आपको मिल गया था, 6 माह हो गए। लेकिन नॉर्मली उस 6 मंथ के अंदर अंदर वो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन शायद आपने कहा 7 माह हो गए, आप लेटर लिख दें, फ़ोन कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में किसी वक्त भी कोई डिसीजन भी आ सकता है। अगर ये 6 माह से बहुत कम केसेस में होता है, वो हम से ये क्लेम करता है कि 95% जो केसेस हैं विद इन 6 मंथ हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर 5% केस हों तो वो कुछ में शायद आप भी फॉल कर गए। इसमें कोई रीज़न नहीं कि क्यों आपको रखा, क्या चीज़ें कर रहे हैं, कौन सी सर्चिज़ होने की वजह से आप डिले हो रहा है, लेकिन सम टाइम जो केस वर्कर के पास जो बैकलॉग है वो ज़्यादा होता है। आप इस पे वरी ना करें, लेकिन आपको कॉल करने का बिल्कुल पूरा हक है, कॉल कर पता करें कि आपके केस में क्या जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सोन आपको कोई डिसीजन आपको या आपके सोलिसिटर को वो पास ऑन कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महमूद है जी, मैंने अपनी वाइफ के भाव से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। इनको स्पाउस मेरा मिला था, मैं ब्रिटिश हूँ, ठीक, तो 2.5 साल का मिला था, अभी दोबारा फिर अप्लाई करना है। ठीक, तो उन्होंने कोर्स किया था इंग्लिश का लेवल A1, ठीक, अगस्त 2012 में किया था, लाइफ टाइम। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी जब अप्लाई करना है तो दोबारा ये इंग्लिश का करना पड़ेगा कि वही चल जाएगा जो पाकिस्तान से करके आए थे?
और उस पे लिखा हुआ था कि कोई एक्सपायरी डेट है या ई सोल्ड किया था, क्या किया था, IELTS किया था? नहीं, उन्होंने कहा था लाइफ टाइम है। हाँ जी ठीक है, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है जी अगर जी फिर आपको दोबारा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा इंग्लिश पास कर ली, वो आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब तक भी आप इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आप मुझे लगता है शायद टीवी पे मेरी सवाल सुन रहे हैं, आप इनकी कॉल शायद प्लीज़ आप इसको ड्रॉप कर लें। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ टीवी पे सुन लें प्लीज़ कि जब आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त आपने ई-सोल A1 आपकी मिसेज ने किया था, और क्योंकि उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो वैलिड है। जब आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे आप उसी सर्टिफिकेट को एज ए एविडेंस ऑफ द प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश रिलाई करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको जो एक्सटेंशन है वो आपकी मिसेज की उनको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने असाइलम किया था 2013 में, और अब उन्होंने इंटरव्यू मेरा 2015 में लिया है। तो उन्होंने जो है ना मेन इंटरव्यू अब लिया है उन्होंने, तो जो है ना 1 महीना 27 फरवरी को उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो जो है ना फिर अब जो है ना अब बायोमेट्रिक्स वगैरह उन्होंने ले लिए हैं, तो अब मुझे कॉम का लेटर भी आ गया। तो मैं यहाँ से, मैं इधर लंदन में रहती हूँ, हम यहाँ से मूव होना चाहते हैं उधर नाटिगांव वाली साइड, तो क्या मैं उनसे रिहाइश ले सकती हूँ या मैं अपना रेंट पे मकान ले लूँ, क्योंकि मैं नया सपोर्ट ले रही हूँ। प्लीज मुझे ये बता दें आप। अगेन क्योंकि जो साइलम वाले मैटर्स होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। यस, अगर आपने यहाँ से मूव करना हो, अगर तो उन्होंने आपको अकोमोडेशन नहीं दी हुई, सिर्फ नेस की सपोर्ट है, तो ये तो आप किसी भी जगह पे होंगे तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। सेकंड पार्ट आपने कहा था कि अकोमोडेशन अगर तो उनकी अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है तो फिर तो अगर आप मूव करेंगे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि उस एरिया में उनके पास है या नहीं है। ये एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। लेकिन सेकंड, अगर आप प्राइवेट आप यहाँ पे किसी पे रह रही हैं और आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं अकोमोडेशन, तो या कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आप कहीं और किस सिटी में जाएंगी तो वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दें, मेक श्योर करेंगे इन्फॉर्म करें कि अब यहाँ से मैं वहाँ मूव होना चाह रही हूँ, उसकी रीज़न जो भी आपके पास काम करने की परमिशन मिल गई है या कोई और रीज़न्स हैं जो भी, तो एक जो रीज़नेबल जो रीज़न्स होनी चाहिए वो दें कि मैं वहाँ पे मूव हो गई हूँ, वहाँ काम की अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हूँ, कम्युनिटी है, तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि अगर मेरे जो तमाम जो सपोर्ट है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो वो फिर वहाँ पे एक आपको जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट होगा वो आपसे उनसे लिंक करवा देंगे, आप उनके साथ रब्ता करेंगे, तो जो भी आप प्राइवेट रेंटेड अकोमोडेशन होगी आप वो आपके साथ कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, वो आपको लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन मेक श्योर करेंगे जहाँ आप नैस आपको मिल रहा है उनको इन्फॉर्म करें कि मेरा ख्याल है या मैं ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं नोटिंगम या जो भी इलाका आपने बोला कि वहाँ मूव होने जा रही हूँ, तो मुझे बताएं कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, तो वो तमाम आपकी पूरी तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो गुलसा, मेरी एक फ्रेंड है। जी फरमाइए मैडम। वो उसको एक शॉप लिफ्टिंग में फाइन पड़ा है, पेनल्टी, पुलिस पेनल्टी से। ठीक। तो उसका अभी इंडेफिनिट होने वाला है थोड़े दिन में, तो वो ये जानना चाहती थी उसका वीजा पे इंडेफिनिट पे कोई असर पड़ेगा या फिर मतलब वो क्या करे। आजकल बल्कि रिसेंटली मुझे केस मेरे पास इससे गुजरा किसी का रिफ्यूज़ल के ये पहले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। यस, लॉ एग्जिस्ट करता है, कानून है कि अगर आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की क्रिमिनल कन्विक्शन होगी तो जब आप नेशनलिटी अप्लाई करोगे तो बिल्कुल उनके पास राइट है कि वो आपको स्टॉप कर दें और फॉर अ सर्टन टाइम के लिए आपके ऊपर कैब लगा दें कि यू कांट मेक द एप्लीकेशन। उस पर उन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर लेस सीरियस इश्यूज़ हैं तो आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा सीरियस इशू किया है तो 5 ईयर्स के बाद, इसी से 10 ईयर्स या सम सर्टन में आप नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये इंडेफिनिट में या फर्दर लीव टू रिमेन में, एक्सटेंशन वगैरह में होम ऑफिस वाले काफ़ी इतने सख्त नहीं होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी रिसेंटली के इंडेफिनिट का केस देखा है जिस केस में आप बता रही हैं कि स्पाउस वीज़े से उसने इंडेफिनिटली अप्लाई किया था, शॉप लिफ्टिंग का मैटर था, 33 और 35 पाउंड अमाउंट का इशू, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्ली कर लिया था उसको फ़ाइन हो गया था 100 पाउंड का,
और उनको कुछ और इसके खिलाफ सज़ा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि आपने शॉपलिफ्टिंग की है, अगर क्रिमिनल जो सेंटेंस जो कन्विक्शंस है वो 24 मंथ तक के लिए इफ़ेक्ट होती है। अगर आपकी फ्रेंड्स ने जो भी शॉपलिफ्टिंग की वो गिल्टी और नॉन गिल्टी जो भी मैटर हुआ था, कोर्ट में जाके हुआ था या जहाँ पे भी उसको कंडीशन या कन्विक्शन इम्पोज हुई थी, द डे उसके ऊपर उन्होंने ये चार्ज इम्प्लीमेंट कर दिया, लगा दिया, या उसने खुद गिल्टी प्ली कर ली, फ्रॉम दैट डेट टू द मेक ऑफ एप्लीकेशन ये 24 मंथ से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करें अगर वो नहीं होता तो फिर भी उसके पास ऑप्शन क्या बचती है, ये नीड टू बी डिस्कस। क्या वो एक्सटेंशन अप्लाई करेगी तो एक्सटेंशन पे भी ये रूल्स आता है, अगर वो इंडेफिनिट पे जाती है तो फिर क्या कहाँ स्टैंड करती है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अब टेक्निकल हैं। मेरी आपको एडवाइस कि गो टू द सोलिसिटर को किसी की जाके मिलें कि ताकि प्रॉपरली आपके दोस्त की एप्लीकेशन में ऊपर ना आए। ये थोड़ा सा मैटर अब सीरियस है, इज़ नॉट अ नॉर्मल, तो मेक श्योर करें कि आप उनको डिस्कस करें किसी के साथ जाके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। मुझे लगता है कि शायद ये टीवी आप देख रहे हैं। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। जी फरमाइए। मेरी मिसेज यहाँ आई थी जनवरी 2012 में। ठीक। एज ए टायर वन डिपेंडेंट। ठीक। तो मुझे फॉर द लॉन्ग स्टे जो है मुझे अप्रैल 2014 में मुझे ILR मिल गया। ठीक। तो जब मैंने अपनी मिसेज के लिए ILR अप्लाई करने के लिए भेजा तो उन्होंने मुझे ILR FLR में भेज दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल में 6 अप्रैल से लास्ट चेंज हो चुके हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था, क्या अब कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है कि जिसके अकॉर्डिंगली हम, क्योंकि मेरी मिसेज तो आई है जनवरी 2012 में, तो लॉ चेंज हुए हैं वो अप्रैल 2014 में हुए हैं, तो क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हम ILR अप्लाई कर सकते हैं या आपने ILR कब अप्लाई किया था? जी मुझे मिला जी अप्रैल 2014 में। तो आपने ILR कब अप्लाई किया अपनी मिसेज को? जो मेरी मिसेज का पहले तो ये लेजिस्लेशन नहीं थी कि जब जैसे ही आपका ILR होता था तो आपकी मिसेज या जो इंडिपेंडेंट होते थे उनको साथ ही मिल जाता था। क्यों? नहीं, वैसे नहीं था। ओके, अब सवाल ये है कि अब उनको क्या क्या आपको वीज़ा मिल गया है FLRM का, क्या मिला है आपको? जी FLRM का वीज़ा मिल गया है। ठीक, और ये कब मिला है? जी ये मिला है जी दिसंबर 2014 में। ठीक, अब लॉ ये कहता है कि जो लोग जब भी कभी पहले नए लॉ में जो भी 10 साल यहाँ पे गुजारेंगे वो क्वालिफाइड करते हैं इंडेफिनिट मिल जाए, लेकिन अगर जैसे आपकी स्पाउस आई थी उसको स्टेट इंडेफिनिट नहीं मिल सकता था क्योंकि उसको FLRM ही मिलना था। वो रिगार्डलेस जून जुलाई से पहले आई हैं, बाद में आई हैं, लेकिन उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलना था। वीज़ा मिल गया। अब आपने ILR पहले ये चलता था अप्रैल 2014 से पहले कि जो लोग अगर आपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम के डिपेंडेंट पे जो टाइम गुजारा था उसको प्रोविशन पीरियड कंसिडर करते थे। लॉ उस वक्त भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन होम ऑफिस में या पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, वो आपको इंडेफिनिट ग्रांट कर देते थे। लेकिन अब इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली क्लियरली ये गाइडेंस प्लेस कर दी हैं कि जो भी अप्रैल 2014 से पहले जितना टाइम भी आप लोगों ने गुजार लिया वो प्रोविशन पीरियड कंसिडर नहीं होगा। जो लोगों भी यहाँ पे हैं उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट के एज ए डिपेंडेंट कम अज़ कम उनको 5 साल गुजारने होंगे, तब वो क्वालिफाइड करेंगे इंडेफिनिट के लिए। सेम रूल्स उन्होंने आपके केस में अप्लाई किया, आपने एक्सटेंशन ILR अप्लाई किया तो उन्होंने साथ ही कह दिया कि सॉरी आपने 5 साल पूरे नहीं किए। वो रिगार्डलेस आप जुलाई 2012 से पहले आए हैं बाद में आए हैं, लेकिन
क्योंकि आपको इंडेफिनेट मिला है और जब आपने उसकी एक्सटेंशन अप्लाई की है वो 2000 जुलाई 12 के बाद की है, तो जो पहला टाइम गुजारा था वो अनफॉर्चुनेटली कंसिडर नहीं होता। सम केसेस में वो नोटिस ना करें, वीज़ा मिल जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं मिले तो आपके लिए इसको चैलेंज करने के लिए कोई ऐसा रूल्स अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं अभी तक कि ऐसा हो कि जिस रूल्स में मैं कहूँ कि इस रूल्स के मुताबिक इस लॉ में इनको रिलीफ मिलना चाहिए, वो नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था, मुझे ILR मिला है अभी, तो मेरे कार के ऊपर लेकिन ये लिखा हुआ है कि वैलिड अंटिल 2025। जी, तो इसका क्या मतलब होता है, ये बता देंगे प्लीज? वो 10 साल का होता है। इंडेफिनेट जब भी मिलता है वो 10 साल के लिए होता है। अब आपको इंडेफिनेट मिल गया, उसके 1 साल के बाद आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकती हैं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये आपसे पूछना था, मेरा डिपोर्टेशन का केस था 2012 में, और मेरी यहाँ पे बीवी है, वो असाइलम सीकर है, 2 बच्चे भी हैं, और मैंने फर्स्ट ट्राइब्यूनल में अपील की थी जो मैंने विन कर ली, और उसके बाद होम ऑफिस चला गया अपर ट्राइब्यूनल में, और वो वहाँ पे भी हार गए, और होम ऑफिस ने अभी परमिशन के लिए मांगा हुआ है अपर ट्राइब्यूनल से कोर्ट ऑफ अपील में जाने के लिए। तो पहला सवाल मेरा तो ये है कि कितने चांसेस होते हैं परमिशन मिलने के। दूसरा सवाल ये है जी, दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने कोई ग्राउंड ऑफ अपील नहीं भेजी, ना कोर्ट को, ना मेरे वकील को, ना मुझे। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके सवाल से पहले मैं वो जो मैडम ने लास्ट सवाल पूछा था कि मैडम जो आपने सवाल पूछा था कि आपको इंडेफिनेट मिला है और वो 10 साल के लिए है, 2025 तक उसका एक्सपायर हो रहा है। जो भी इंडेफिनेट होता है वो 10 साल के लिए मिलता है, वो कार्ड पे आजकल मिल रहे हैं, लेकिन आप इंटाइटल हैं, क्वालिफाइड करती हैं कि जब आप नेशनलिटी के लिए अगर 1 साल के बाद जो बाई लॉ नॉर्मली होता है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती तो आप 1 साल के बाद अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे, पासपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर आपका इंडेफिनेट का कार्ड आपको अपने पास रखने की या ना रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बड़ा शॉर्ट आंसर किया था, तफसील से बता दूँ। जो साहब आपका क्वेश्चन है कि आपका केस चल रहा है, उसकी चांसेस क्या हैं, अगेन मुझे जो लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग के आपके फेवर में रहेंगे। उनको परमिशन अगर अप्लाई की थी, रिफ्यूज़ हो गई, ऊपर में बैठे हैं, ग्राउंड्स नहीं लगाई या लगाई, ये आपका मैटर नहीं है। अगर उन्होंने विदाउट ग्राउंड्स अपर ट्राइब्यूनल में केस डाला तो देन हाउ दे कैन गेट द परमिशन। ये तो एक सिंपल एंड अंडरस्टूड क्वेश्चन है, आपको मिली या नहीं मिली, क्योंकि अभी तो सबसे पहले वो कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोर्ट परमिशन देगा तो वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। वो आपको जो आपके वकील से उनका कोई तल्लक नहीं है अभी इस वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू बी गेट द परमिशन फ्रॉम द होम ऑफिस, सॉरी अपर ट्राइब्यूनल। अगर कोर्ट उसको परमिशन देगा टू डू द अपील अगेंस्ट द डिसीजन तो फिर वो आपसे करस्पॉन्डेंस करेंगे, अदरवाइज ये आपका मैटर नहीं है। वेट करें और उसका जो भी इशू होगा वो कोर्ट आपको इन्फॉर्म कर देगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी गुल सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत आप अच्छे तफसील के साथ बताते हैं माशाल्लाह। थैंक यू मच अप्रिशिएट। अच्छा सर, मैंने सर बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ, उस्मान सर। मैंने 2009 में सर मैंने यूरोपियन नेशनल के साथ मैरिज की थी, तो मुझे इन्होंने वीज़ा ग्रांट किया 5 इयर्स का। ठीक। तो वो सर फिनिश हो गया लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो मैंने क्योंकि मेरी वाइफ ने काम किया था अबाउट 3.5 साल और मेरे पास 5P60 नहीं थे, तो इसलिए मैं परमानेंट PR अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर देना था। तो मैंने दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई की। ठीक है सर, एक्सटेंशन अप्लाई की, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के लिए तकरीबन 150 क्वेश्चन में से 7-8 हमारे जो है ना आपस में मैच नहीं किए, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि ये जो है ना ये आपको फैसिलिटेट कर रही है। ठीक। जो हाँ ठीक है ना, तो हालांकि फैसिलिटेट करना होता तो सवाल किया डिवोर्स ले लेता। सर सवाल मेरा ये है कि मैंने उसके अगेन एक तो अपील कर दी है, अपील मैंने लॉन्च कर दी है। तो ये अपील कितनी देर बाद मतलब कि मेरी हेयरिंग डेट आएगी
क्योंकि तकरीबन 1 मंथ हो गया। और दूसरा ये कि उस जो मेरी वाइफ ने 3.5 साल काम किया था, क्या वो पे स्लिप्स मुझे शो ऑफ करनी चाहिए कोर्ट में? और क्योंकि उसमें से तकरीबन 1 साल जो है ना 3.5 साल में ठीक है, और सवाल क्या है? 3.5 साल में से 1 साल जो है ना वो उसने फुल टाइम काम नहीं किया हुआ। वो समय लगे। और उसके साथ सवाल क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी हियरिंग की डेट कितनी मतलब के देर बाद आएगी? और कोर्ट में भी वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, यही करते हैं जो होम ऑफिस में होती है, व्हाटएवर क्या है। ठीक, बस ये। आपकी कॉल का शुक्रिया। केस डाल दिया, महीना हो गया, वेट करें। तकरीबन 4 माह तक हियरिंग आती है, 4 से 5 माह भी हो सकते हैं। इसमें कोई टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 4 to 6 मंथ है। ये मैं आपको आंसर करने से पहले मेरे आज एक क्लाइंट, उन्होंने मुझे कोई 2 महीना पहले केस दिया, मुझे पूछे कब हियरिंग होगी। मैं क्या नॉर्मली 4 से 6 माह लगते हैं, लेकिन वो भी बर्मिंघम से था, तो उनका जो हियरिंग है वो 2 माह बाद आ गई। तो उनका आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कहा था 6 माह लगते हैं, 4 माह के पहले क्यों आ गई हैं? तो मैं क्या ये देखें सरप्राइजिंग होता है। सब बंदे कह रहे हैं लेट क्यों हो रहा है, कुछ कह रहे हैं अर्ली क्यों हो रहा। इसलिए हम जो सिर्फ बताते हैं कि नॉर्मल जो टाइमिंग है वो 4 to 6 मंथ है, लेकिन अगर 3 माह के बाद भी आ सकती है तो कोर्ट में कोई टाइम है तो जल्दी भी आपकी हियरिंग आ सकती है। जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि आप में डॉक्यूमेंट्स क्या करने क्या नहीं करने, ये बिल्कुल आप इररेलेवेंट सवाल है। जो आपके फैक्ट्स हैं उनको किसी तरीके से भी आप हाइड या साइलेंट ना रहें उस पर। ये प्लीज़ अपने सोलिसिटर से डिस्कस करें क्लियरली, रिगार्डलेस यू वर्क इन 6 मंथ ऑफ पार्ट टाइम और फुल टाइम, वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ये चीज़ें कुछ मैं देना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं देना चाह रहा, इससे ऑटोमेटिकली आपके केस में डाउट पैदा हो रहे हैं, आपका केस वीक हो रहा है। अगर उसने पार्ट टाइम किया था उसके रीजन ही कोई आप पे वो कंडीशन हाँ थी कि आप उन्हें ये करना चाहिए, लेकिन अगर आपने 3.5 साल का क्लेम कर रहे हो उसके बाद पे स्लिप पे साथ अटैच नहीं कर रहे, देन हाउ यू कैन जस्टिफाई कि जो आपका क्लेम है कि वो फुल टाइम अपने जो राइट्स हैं उससे कर रही है, ये होगा नहीं। तो मेरी आपको तो ये बड़ी क्लियरली एडवाइस इंतबा है कि मेक श्योर करें कि जो बात करें उसका एविडेंस दें। अगर P60s हैं, वेज स्लिप्स हैं, एम्प्लॉयज़ लेटर हैं, वो तमाम चीज़ें अच्छी है कि आप कोर्ट को डिस्क्लोज करें। सेकंड के जो आपका सवाल था कि क्या सवाल पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, यस कोर्ट हैव अ राइट। जैसे आपको इमिग्रेशन में केस डाला, इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू में सवाल पूछे, द सेम कोर्ट हैव अ फुल राइट कि जज आपसे जो चाहे सवाल पूछ सकता है। सेम ही आपको जो होम ऑफिस का जो नुमाइंदा जिसको हम होपो बोलते हैं, वो भी फ़ौरन आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई सवाल पूछ सकता है, जहाँ पे उसको लगेगा कि लगता है कि शायद ये डॉक्यूमेंट्स या वो सवाल जो पूछ लें कि आपकी वाइफ कब काम करती, कहाँ काम करती है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो इट मीन्स देयर इज़ अ डाउट ऑफ योर रिलेशनशिप। तो जो आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं, नॉर्मल सी लाइफ, नॉर्मल चीज़ों पे जाएं, वो ज़्यादा आसान होगा, ताकि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने वकील ने क्या बताया, खुद क्या सोचते हो, उससे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा केस आपका जो है वो मैसअप हो सकता है। एक नेचुरल स्टाइल में जो फैक्ट्स हैं वो बता दें, ठीक है आपने एक्सटेंशन अप्लाई की है, रिगार्डलेस दे गिव द वो 5 साल का वीज़ा देंगे, वो आपको 1.5 महीने बाद या 2 महीने 1.5 साल के बाद या 3 साल के बाद अप्लाई करना पड़ता है। कम से कम आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, जेन्युइन रिलेशनशिप है, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मेक श्योर करें कि प्लीज़ अपनी तमाम जो चीज़ें हैं वो सोलिसिटर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, ताकि जो सोलिसिटर है वो स्ट्रांगली आपके केस को फाइट कर सके कोर्ट के अंदर। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ रियाज साहब, मैं आपसे पूछना था कि हमारा ना फैमिली का केस था, मेरा बेटा जो 7 ईयर के बिहाव पे। ठीक। तो पहले हमने उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फिर हम लोग जुडिशियल वी में गए, अपर ट्रिब्यूनल में गए, तो उसके बाद उन्होंने हमें 2 माह का दे दिया ना वीजा। तो वो हमारा जैसे 7 दिसंबर को खत्म हो गया, उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट उसको इंस्ट्रक्शन के लिए भेजना, रिन्यू करवाना था। तो अभी उन्होंने रिफ्यूजल लगा दिया उस पर और अपील का राइट दे दिया। तो हमें प्लीज बताएं हमें इसमें कितने चांस। आपको 2 साल का वीजा क्यों मिला है? 2 साल का 2 माह का दिया था। ये सारी फैमिली को, इसलिए बच्चों को? नहीं, सारी फैमिली को, तीनों को दिया था। हाँ ये मुझे, और उसके बाद रिफ्यूज क्यों कर दिया अब उन्होंने? रिफ्यूज बस यही कि बच्चे की पढ़ाई अभी खत्म हो गई है, तो पढ़ाई तो वाले वैसे कंटिन्यूस चल रही है। और बच्चे की एज क्या है? बच्चे की एज क्या है जी? बच्चे की अभी उस टाइम तो 18 का था, अभी ओवर हो गया 18। ठीक 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 ठीक।
लॉ ये कहता है कि अगर बच्चे की एज 18 साल से कम हो और 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुजार ले तो आप क्वालिफाइड करते हैं, तो यहाँ रहते हुए आप फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई करें। लेकिन अगर बच्चे की एज 18 साल से अबव हो जाए और 25 साल से कम हो लेकिन उसने मोस्ट ऑफ टाइम यूके में गुजारा हो तो वो तभी क्वालिफाइड करता है कि वो यहाँ पे आप फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई करें। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक ट्रांजिशनल पीरियड में गुजर रहे थे, आप 18 साल से वो उसकी एज कम थी, स्टडी हो रही थी, ये 18 साल से ज़्यादा थी लेकिन स्टडी उसकी पेंडिंग थी, उन्होंने बस आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए लीव दे दी कि जब ये टाइम फिनिश होगा तो अब दोनों में ना तो आप 7 साल वाले केस में आएंगे ना 25 साल वाले केस में जाएंगे, तो आपको उनके पास गुड रीज़न होगी कि आपको रिफ्यूज़ कर दें। आप बिल्कुल आपका केस रिफ्यूज़ हुआ, राइट ऑफ अपील मिला, आप कोर्ट में जाएं, लेकिन आपका जो केस है वो आई बिलीव कि आपका जो सोलिसिटर होगा या जो बैरिस्टर्स होंगे वो आपके केस को ये प्रॉपरली जज के सामने ये उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो टाइम बेसिकली ये ना कंसिडर करें किसी ने कितना टाइम कहाँ पे गुजारा, लेकिन द मोस्ट ऑफ टाइम जो उसका जो पीक लाइफ है, जो एजुकेशन का जो अच्छा टाइम है वो तो उसने यूके के अंदर गुजारा है। अगर उसने 18 या 19 साल का आज हो गया है लेकिन उसने सिर्फ 8 या 9 साल गुजारे हैं, लेकिन वो टाइम जो 11 से लेके 19 साल के जो 8-9 साल की जो एज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसने यहाँ पे गुजारी है, इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गया है। तो मेरे ख्याल इस चीज़ों को आपको हाईलाइट वो करेगा। अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, वो सारी लेके कोर्ट में जाएँ। अगर आपकी जो टाइज़ हैं सोशल फिनंशियल जो यूके में आपने बिल्डअप कर ली है वो तमाम उसका प्रूफ दें। लेकिन इस तरह के केसेस में जो मेरी जनरल एक ओपिनियन या एडवाइस होती है वो ये है, कोशिश किया करें कि जो भी आपने यहाँ पे वॉलंटियर कोई काम किया हो, यहाँ पे बच्चों के अलावा उनके जो पेरेंट्स अगर आप हैं, आपने भी कुछ यहाँ पे कुछ अचीव किया है, कुछ एजुकेशन की है, कोई यहाँ पे कोई कोर्स किए हों, वो किसी किस्म का भी हो सकता है, वो शॉर्ट एजुकेशन से मुतल्लक हो, वो बेशक मीडिया से मुतल्लक हो, या वो बेशक कोई ब्यूटिशियन का हो, अगर फीमेल्स हैं उसने कोई ब्यूटिशियन का, कोई हेयर स्टाइल का, किसी किस्म का भी किया, सेम हस्बैंड ने काम किया, वो कंप्यूटर का हो, एनीथिंग लैंग्वेज के मुतल्लक हो, ये तमाम चीज़ें प्रूव करती हैं कि आप इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गए हैं, आप इस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं और आपकी जो आप इस सोसाइटी में रहना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ 8-7 साल गुजारने और उसके बाद हाउस वाइफ वाला, दो आई डू रिस्पेक्ट हाउस वाइफ में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन सोसाइटी में इंटीग्रेशन वाला वो जो फैक्टर है वो भी बहुत हमेशा इम्पोर्टेंट काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री कोई चीज़ें हैं उनको बिल्कुल प्ले करें, टेबल पे रखें ताकि इमिग्रेशन जज को आपके फेवर में डिसीजन देने में आसानी हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी एक सवाल था आपसे कि अभी मेरे पास स्पाउस वीज़ा है अंडर न्यू लॉ जी, और मेरा जो है 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं कंट्री में सितंबर में, और मेरी अभी एक बेबी भी है। तो मसला ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट लेते हैं और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, तो क्या ये इफेक्ट करेगा मेरे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में अप्लाई जब मैं करूंगा उस पर कोई कॉन्सिक्वेंस आएंगे? आपका स्टेटस क्या है? मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो है वो ब्रिटिश है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब तक आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो आप किसी किस्म के बेनिफिट नहीं लेने चाहिए। और आप जब स्पाउस वीज़ा वालों पे तो एक एडिशनल कंडीशन है कि आपकी इनकम भी होनी चाहिए। अब एक बच्चे के साथ आपकी इनकम 22,400 से अबव होनी चाहिए। इसलिए दोनों चीज़ों को जब मीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी वाले जो बेनिफिट्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द चाइल्ड बेनिफिट। चाइल्ड बेनिफिट को बच्चे की बेस पे मिलता है, उसका आपके इंडेफिनिट पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म के भी जो बेनिफिट्स हैं वो इमीडिएटली अगर आपको ले रहे हैं तो आपको उसको स्टॉप करना चाहिए। आप अपनी इनकम बताएं कि हमारी इनकम पूरी है, हमें ये नहीं चाहिए, ताकि आपकी इनडेफिनिट की एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यास साहब मेरा दोस्त है मेरे पास बैठा है। ठीक। तो वो एक क्वेश्चन था कि उनका कॉलेज बंद हो चुका है। ठीक। तो वो 4-5 साल से इधर ही है। ठीक। तो अब वो उनका स्टेप फादर है, तो वो कह रहे थे कि मैं क्या इनका केयर में कोई वीजा अप्लाई कर सकता हूँ? कोई ऐसा कोई मतलब चांस है कि मतलब मेरा कॉलेज तो बंद हो गया
तो अगर मैं ऐसा केयर में डाल दूं तो क्या मुझे कोई वीजा मिलेगा ताकि मेरे 7 साल या 8 साल पूरे हो जाए, तो मैं इस कैटेगरी में आ जाऊं कि मैंने 8 साल इस कंट्री में गुजार लिए? 8 साल पे क्या होगा? हेलो जी, 8 साल के बाद पे फिर क्या होगा जी? वो चाह रहे थे कि मेरे मतलब 8-10 साल पूरे हो जाए ताकि मैं मतलब यहाँ इंडेफिनेट अप्लाई कर सकूं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये 8-10 साल वाला शायद प्लीज़ कोशिश करें कि एडवाइस ले लें, लेकिन यहाँ पे केरल के लिए जो कंडीशंस हैं, अगर उनके स्टेप फादर हैं, अब इनकी एज भी 18 साल से अबव है, 4 साल इन्होंने इंडिपेंडेंट यहाँ पे गुजार लिए, अब वीज़ा नहीं बढ़ने पे ये केरल पे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेगा किस ग्राउंड पे या किस बना पे ये जाना चाह रहे हैं। लॉ जो केरल वाले हैं वो डिफरेंट हैं, अगर आपके पास लीव हो या आप अप्लाई करते हो तो वो शायद मेरे ख्याल में इतना ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। मेरी आपको एडवाइस कि बेस्ट गो टू द सोलिसिटर, डिस्कस करें कि और कौन कौन सी ऑप्शंस हों कि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन सिर्फ इस बात पे कहना कि अब मेरा वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिल रही, 4 साल मैंने गुजार लिए, उस वक्त तक अगर तो उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ, मैं इनकी केयर करता हूँ या वो मेरी केयर करते हैं, तो आज 4 साल के बाद एकदम इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना जो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेस्ट थी 4 साल के लिए, तो ये थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुश्किल होगा इमिग्रेशन को समझने के लिए। एडवाइस गो टू द सोलिसिटर, उनसे प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल डिटेल एडवाइस लें ताकि आपके केस में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी रियाज साहब, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब जी, 2 सवाल थे मेरे दोस्त के लिए। जी फरमाइए। पहला सवाल था कि मेरा दोस्त वॉलंटरी डिपार्चर हो रहा है इंडिया में जाके, और वहाँ पर जाके शादी करेगा क्योंकि उसकी कोर्ट मैरिज यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है जी। ठीक। और वहाँ पर जाके मैरिज करेगा और वहीं से अप्लाई करेगा स्पाउस वीजा। और ये पूछना था कि उसने ना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर, जब होम ऑफिस ने उसका पासपोर्ट रख लिया था स्टूडेंट वीजे के लिए। उस वक्त वीजा अप्लाई करने के लिए उसने लॉर्ड्स बैंक की तरफ से 1-2 हजार पाउंड ओवरड्राफ्ट यूज किया था उसका, तो काम ना मिलने की वजह से वो उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो चुकी है। तो अब ये पूछना है कि जब वो स्पाउस वीजा वहां से अप्लाई करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी उसके पास काम तो नहीं है, वो अपने पैसे भी नहीं पे कर सकता। अब 1000 पाउंड है उसको चाहिए कि दे, वरना अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आएगा। यस, अगर कल को सर्चेज आएंगी, अथॉरिटी लेटर आएगा, उस पर लिखा जाएगा कि किसी भी जगह से अगर आप इसकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो गई, या क्या पता कि बैंक ने इनके खिलाफ कोई ना कोई जजमेंट ले ली हो, सो मेक श्योर कर लें कि चेक करें कि क्या पेमेंट वाला सिस्टम क्या जा रहा है। अगर 1 या 2000 पाउंड का इशू है तो मेरी आपको बिल्कुल स्ट्रांगली एडवाइस है, अगर इवन ज़्यादा भी है तो अगर कोई भी किसी किस्म की चीज़ ऐसी आपके उनके नोटिस में आती है तो इसकी यस इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। वॉलंटियर लीव कर रहा है, वहाँ जाके अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसकी बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए ये इस्टेब्लिश करना कि जब ये यूके में था हमेशा ये अपने रूल्स को फॉलो करता था, कभी इसने कोई ब्रीच नहीं किया और इसका जो करैक्टर था वो बहुत अच्छा था, ये सारी चीज़ें इसके साथ एग्जिस्ट करेंगी, साथ चलेंगी। सो मेक श्योर करेंगे थोड़ा बहुत पेंडिंग इश्यूज़ है इसको क्लियर कर देना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको तफसील से डिटेल्स या कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ और स्पेशल आजकल अगर कोई आपको यूरोपियन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के डिपेंडेंट के तौर पे किसी किस्म की एडवाइस चाहिए, या किसी भी या इवन पर्सनली क्लेम्स, कोई क्लेम किसी किस्म का हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश आपको जल्द से रिप्लाई कर सकूँ। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी फरमाइए मैडम। मेरे पास डिस्कशनरी लीव है 3 साल की, तो अभी मुझे आगे एक्सटेंशन लगवानी है। ठीक। तो लास्ट ईयर फोन एक लिया था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसका मैंने बिल पे नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि इतना पे करो। तो फिर मुझे एक सॉलिसिटर का लेटर आया, उसके बाद मुझे ना कोर्ट की तरफ से आया ना कोई और लेटर आया। तो इस वजह से मेरी एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो अब एक्सटेंशन लगवानी है उसके लिए मैं बेनिफिट, मेरे हस्बैंड बेनिफिट ले रहे हैं, टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, और वो बंद तो नहीं करने पड़ेंगे और इनकम शो करनी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 2011 में आई थी।
जो डिस्कशन जो लोग या जैसे आप डिस्कशन लीव पे हैं तो आपके लिए वो जो इनकम वाला जो बाकी वाले जो कंडीशंस हैं वो आप पे अप्लाई नहीं होती। एज़ फार एज़ के आपका जहाँ पे रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, वो हस्बैंड हैं और आप उन पे सेम जो सर्कमस्टांसेस हैं वापस नहीं जा सकते, इकट्ठे रह रहे हैं, फैमिली टाइज है, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी और 6 साल पूरे करते हुए यहाँ पे आपको इंडेफिनिट लीव में मिल जाएगा। जो आपने कहा था कि आपने कोई शायद कोई पैसों वाला इशू आ रहा है, आप बेस्ट वजह है कि आप जो जिस तरह से फ़ोन लिया था फ़ोन कंपनी को कॉल कर लें कि ऐसे मैं बिल पे नहीं कर सकी थी, फिर मैंने अपना टैरिफ चेंज कर लिया, इशू आए हैं, मैंने कभी आपके बारे में कुछ पूछा नहीं। ये ना हो कि कोर्ट वालों ने आपके खिलाफ जजमेंट ले ली हो या उस कंपनी ने बाय द सॉलिसिटर, और अब आप जब अप्लाई करें तो आपको पता ना हो, आपने कुछ लिखे ना और उसमें लगे कि शायद आपने कोई चीज़ हाइड करने की कोशिश की है। कोशिश करें अपनी तरफ से, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप अप्लाई कर दें। कल को कोई इशू बनता भी तो बोल देना कि मुझे ये मेरे नॉलेज में नहीं था, मैंने कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं है, तो वो दोनों सूरतों में आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं आना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे। अगेन हमारा ईमेल एड्रेस की में नज़र आ रहा था। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, लिटिगेशन, पर्सनल क्लेम्स या यूरोपियन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए वीज़ा किसने अप्लाई करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम रियाज गुल सॉलिसिटर, आप लॉ साइट से मुझे मेरी ईमेल आप डिटेल ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।